हैंडराइटिंग की क्लास आपकी शुरू होने लगी है। हैंडराइटिंग के लिए 6 बुनियादी पॉइंट हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें तो उसमें से किसी बंदे से आपको राइटिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आपकी राइटिंग 100% बगैर सीखे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, मैं यहाँ पर टीचर मौजूद हूँ, आप अपनी गलतियाँ जो है मुझे चेक करवा के इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर राइटिंग ना भी सीखें तो तब भी राइटिंग आपकी ठीक हो जाएगी अगर ये 6 बुनियादी पॉइंट आप इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, अगर आप राइटिंग को 100% के ऊपर आप करते हैं ना कि राइटिंग हमारी 100% ठीक हो, तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो है हरूफ तजी। हरूफ तजी समझ लें किसको कहते हैं? हरूफ तजी हमारी राइटिंग के अंदर 50% किरदार अदा करती है। हमारी उर्दू की नोटबुक्स के अंदर जो बुक्स हैं उसके अंदर जो राइटिंग प्रिंट हुई हुई है ना, उसकी एक लाइन कोई भी आप निकाल के देखें, उर्दू लाइन दिखाएगा ये उर्दू की बुक है। इसकी एक लाइन अगर आप गिनेंगे इसमें 24 या 25 लफ्ज़ टोटल होते हैं। इसमें से 15, 16, 17 लफ्ज़ हरूफ तजी के सेम टू सेम होते हैं जिसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं होता। तो ये आप अगर हरूफ तजी ठीक करेंगे तो 50% राइटिंग आपकी ठीक हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं इस तरह किस तरह हो सकता है कि 16-17 हरूफ तजी में ये शेर आप देख लें यहाँ पे क्या इसमें कितने लफ्ज़ आते हैं। दुआ करें मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। इसमें हरूफ तजी के आप लफ्ज़ गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लफ्ज़ इसमें हरूफ तजी के सेम टू सेम है जिसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है। नीचे वाली लाइन में भी इसी तरह ही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लफ्ज़ नीचे वाली लाइन में। 17 लफ्ज़ जो है एक शेर के अंदर 17 लफ्ज़ हरूफ तजी के सेम है। तो आपको तो अंदाजा लगा लें कि हर लाइन के अंदर अगर 16-17 लफ्ज़ सेम टू सेम आए तो सिर्फ हरूफ तजी बुक्स के अंदर देख के सिर्फ ठीक करें तब भी राइटिंग ठीक हो जाती है। दूसरे नंबर पे जोड़ तोड़ इमला वाले लफ्ज़। जोड़ तोड़ इमला। अगर आपकी राइटिंग ठीक है लेकिन आपको लफ्ज़ मिलाना नहीं आता, एक पेज के ऊपर आपको लफ्ज़ भूल गया अचानक से, आप वहाँ पे रुक गए, पेन पेंसिल आपका पेज के ऊपर है, वहाँ या इंक फैलना शुरू हो जाएगी या वहाँ पे दोबारा जोड़ आ जाएगा या वहाँ पे वाइब्रेशन आ जाएगी। एक पेज के ऊपर अगर 4 लफ्ज़ आपके इमला वाले गलत हैं तो पूरे पेज के अंदर 4 लफ्ज़ जो है वो अच्छा खासा चेंज लेके आता है, तो पूरा पेज जो है वो अजीब नज़र आना शुरू हो जाएगा। 10% आपकी राइटिंग में चेंज ये ज़रूर है। एक यहाँ पे बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि राइटिंग सीखना क्यों ज़रूरी है। कुछ बच्चे उतार का शिकार हो जाते हैं, वो कहते हैं राइटिंग क्या काम है ये राइटिंग। हमारी राइटिंग जो है ये आपकी 50% स्टडी है, याद रखें। क्यों? आप जितनी मर्जी अच्छी स्टडी कर लें, जितने मर्जी अच्छे एजुकेटर बन जाए, लेकिन अगर आप अपना जहन अपना ब्रेन कागज़ के ऊपर नहीं ना उतार सकते तो समझ लें आप ज़ीरो है। पाकिस्तान के अंदर जो तरीकाकार नसाब जो पेपर चलते हैं ना फाइनल एग्जाम के लिए, वो अभी भी यही है। पेपर आपने जाकर रिटन टेस्ट देना होता है, ऐसा ही है ना कि जाकर जुबानी सबक सुनाना शुरू कर देते हैं, लिख के दिखाते हैं ना। तो जब आप लिख ही नहीं सकते और आप अपने अच्छे तरीके से उसको कागज के ऊपर नहीं उतार सकते तो समझ लें आप ज़ीरो है।
एक ग्रेड का हसूल कभी भी याद रखें अच्छी राइटिंग के बगैर नहीं होता। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे कौन से हैं? आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, ठीक है, थर्ड कौन आया है? फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे आगे चल के आपका ये जो है ना ये ज़्यादा हो जाएगा, कंपटीशन आपका ज़्यादा हो जाता है। 9-10 क्लास में FSC क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। वालिदैन पैसे खर्चते हैं आपको अच्छी तालीम के लिए, लेकिन अच्छी तालीम के लिए मैं यहाँ तक मैंने देखा है कि वालिदैन यकीन करें लाखों रुपए लेके बोर्ड के अंदर जाते हैं, कहते हैं जी हमें 4 नंबर लगा दे, 5 नंबर सिर्फ हिसाब लगा दे, हमारा मेडिकल का मेरिट रह गया बच्चे का जो है PF सरगोदा के अंदर जो मेरिट रह गया 3 नंबर होगा, हमें 3 नंबर दे दे, लाखों रुपए दे दे। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि जिससे आपको बगैर पैसे लगाए अच्छे मार्क्स मिल जाए। 30% मार्क्स जो है वो इजाफी मिलते हैं टोटल मार्क्स का, हैंड राइटिंग अगर अच्छी हो। 10% मार्क्स मिलते हैं 10 मार्क्स हो के पीछे जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, जिसको मार्कर का इस्तेमाल अच्छे तरीके से बच्चे को आता हो। बेटा बात करके सामने ध्यान रखें, जिसको मार्कर अच्छी तरीके से इस्तेमाल करनी है 10 नंबर उसके होते हैं 30% टोटल मार्क्स का, तो 40% मार्क्स यही हो जाते हैं, लेकिन उसमें 100% राइटिंग होनी चाहिए। ये ना कि एक लाइन अच्छी लिख दी है नीचे सारा कुछ उम्र निकाल दी है, आखिर में जाके 4 लाइन अच्छी लिख दी है दरमियान में खराब कर दी है, तो इस तरह नहीं होना। राइटिंग जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका बड़ा मशहूर कौल है कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को खुशखत लिखना सिखाएं। खुशखत लिखने वाला कभी भी मुफलिसी का शिकार नहीं होता, मुफलिसी गुर्बत को कहते हैं। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के खजाने की जो 8 चाबियाँ बनाई हैं उसमें एक रिज़्क़ के खजाने की चाबी खुशखती भी है। तो इतनी लंबी उन्होंने एक हदीस तहरीर की है, उसमें कोई ना कोई मकसद तो है ना, कोई बात है। हज़रत अली के बारे में जानते हैं आप लोग? कौन थे वो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे मुसलमानों के चौथे खलीफा थे, ठीक है। और उनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हज़रत अली जो थे वो बाबुल इल्म थे, इल्म का दरवाज़ा थे। बहुत सी ऐसी दीनी उलूम की किताबें हैं, उनके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कायनात के अंदर इल्म को 10 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 9 हिस्से इल्म जो है सिर्फ हज़रत अली के पास है, और 1 दर्जा इल्म पूरी कायनात के अंदर तकसीम किया गया। उनके इल्म की इंतहा थी, उन्होंने ज़िंदगी के अंदर जो भी बोला है, जो भी कहा है, अल्लाह ताला ने उस बात को हिकमत और दानाई बना दी। उसके मैं सबूत मिसाल के तौर पे आपको पेश करता हूँ कि कायनात के अंदर 4 दफ़ा वक़्त रोका गया था। जिस वक्त अल्लाह ताला ने वक़्त को रोक दिया था, आप लोगों को पता है कब का वो टाइम था? किसी बच्चों को याद हो? किसी बच्चे को याद हो 4 टाइम कौन कौन से थे? आप बताएं। पहली दफ़ा वक़्त रुका है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ के ऊपर तशरीफ ले गए थे। जिस वक्त गए हैं तो दरवाजे की कुंडी जो थी वो हिल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मस्जिद अक्सा में गए फ़लस्तीन के अंदर, वहाँ पे सहाबा की और अम्बिया की उन्होंने इमामत करवाई है वहाँ पे। वहाँ से फिर आसमान पे गए हैं, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, 7वें आसमान पे गए हैं। 7वें आसमान के बाद फिर अर्श मौला है जहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहाँ पे रुक जाते हैं। उन्होंने कहा जी इससे आगे मैं जाऊँगा तो मेरे पाल जल जाएंगे, इससे आगे आपने खुद जाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद जब वापस पहुँचे तो उस वक्त भी कुंडी दरवाजे की हिल रही थी, तो अल्लाह ताला ने वक़्त को रोक दिया था। पहली दफ़ा वो था। दूसरी दफ़ा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी थे, उनके बारे में भी जानते हैं। उन्होंने अज़ान नहीं दी थी, सहाबा ने उनको रोक दिया था। वो अशहदु अल्लाह के बजाय अस्सहादु अल्लाह पढ़ा करते थे, शीन को सीन पर बोला करते थे। सहाबा ने कहा हमें इनकी अज़ान जो है वो अच्छी नहीं लगती है, ये इनको रोक दिया था। उन्होंने अज़ान नहीं दी तो अगले दिन सुबह फजर का टाइम था तो वो सूरज नहीं निकला। सहाबा परेशान हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वही लेख के ज़रिए पैगाम दिया कि जब तक बिलाल जो है वो अज़ान नहीं देंगे तब तक सूरज नहीं निकलेगा। 2 दफ़ा वक़्त रुका। तीसरी दफ़ा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ये हमेशा तकबीर-उल-अज़्मा के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे। तकबीर-उल-अज़्मा किसको कहते हैं पता है? तकबीर-उल-अज़्मा कहते हैं कि जब कारी साहब अल्लाह अकबर करते हैं तो उनके साथ अल्लाह अकबर करना। कुछ लोग वज़ू करके बाद में शामिल हो रहे थे, वो तकबीर-उल-अज़्मा नहीं होती। तो तकबीर-उल-अज़्मा के साथ नमाज़ पढ़ने के आदी थे। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो नमाज के लिए का टाइम हो रहा था, लेकिन उस वक्त सोए हुए थे। उस सोने के दरमियान में नमाज का टाइम होगा तो अल्लाह ताला ने उनके लिए वक़्त रोक दिया कि जब हज़रत अली उठेंगे तब नमाज होगी। फरिश्ता जिब्राइल आ गया, सहाबा परेशान हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर बेटा हज़रत अली जो है वो उठेंगे तो नमाज होगी, ठीक है। तो ये तीसरी दफ़ा वक़्त रुका था। इसी तरह चौथी दफ़ा वक़्त रुका है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो आटा गूँथ रही थी, उनके बालों में बाल जो थे ना सर के वो दुपट्टे से बाहर आ गए थे, तो सूरज उस वक्त निकलना बंद हो गया था। तो साहबा उस वक्त परेशान हो गए थोड़े, तब वही नाज़िल हुई कि फातिमा जो है उन्हें बाल बांध देंगी तो तब जाकर सूरज निकलेगा। ये कायनात में 4 दफ़ा वक़्त रोका गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो तकबीर-उल-अज़्मा के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए निकल रहे थे। वज़ू करके घर से निकले तो एक शख्स, उनका दुश्मन या मुखालिफ कोई भी समझ लें,
उसने अपने दिल के अंदर ऐड किया कि आज मैं देखता हूँ कि हज़रत अली तकबीरुल्लाह के साथ नमाज किस तरह पढ़ते हैं। उसने अपनी तरफ से कुछ बात का बतंगड़ बना के जिसका कोई साथ पैर ना हो, ऐसी बात अपने दिमाग में उसने खिचड़ी पका के उसने कहा मैंने सवाल करना है। हज़रत अली उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो ज़ाहिर बात है मैं सुरखरू हूँ, हज़रत अली को मैं रोक दूंगा। हज़रत अली के पास आए, आप नमाज के लिए निकल रहे थे, उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैंने आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठ के सुना कि आपके पास बहुत इल्म है, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। हज़रत अली ने कहा मैं नमाज पढ़ लो बाद में पूछ लेना। उसने कहा नहीं, सवाल बहुत ज़रूरी है, मैंने अभी पूछना है। हज़रत अली ने कहा पूछे। उसने कहा बताएं कायनात के अंदर कौन से ऐसे जानवर हैं कि जो अंडे देते हैं और कौन से ऐसे जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। अब एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों की तादाद में कायनात में जानवर मौजूद है, ऐसे ही है। हज़रत अली मुस्कुराए, उसको उसकी शरारत का पता चल गया। हज़रत अली ने चलते चलते जवाब दिया कायनात में जितने भी जानवर जिनके कान बाहर होंगे वो हमेशा बच्चे देंगे, जिनके कान अंदर होंगे वो अंडे देंगे। तो ये साइंस इस बात को 900 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर गया, तहकीक कर करके मार गई कि उनकी बात को गलत साबित कर सके, लेकिन नहीं कर सके। जब वो जाने लगे तो उस बंदे ने जल्दी जल्दी सवाल दिया। उसने कहा जी मैं मुतमईन नहीं हूँ, मुझे कोई और जवाब दे। तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि कायनात में जितने भी जानवर जो अपने बच्चों को चोगा देंगे ना, जैसे मुंह में चोगा डालते हैं, वो हमेशा अंडे देंगे, और जो जानवर चारा जो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे ना वो हमेशा बच्चे देंगे। इस बात को साइंस गलत कर साबित करने तुली हुई है, लेकिन नहीं साबित कर सकी। फिर उसने कहा मैं फिर भी मुतमईन नहीं है। तो हज़रत अली ने चलते चलते जवाब दिया जितने भी जानवर जो है वो अपना चारा निगल के खाएंगे ना वो हमेशा अंडे देंगे, जो अपना चारा चीथ के खाएंगे ना जैसे गाय भैंस खाती है वो हमेशा बच्चे देंगे। हज़रत अली ने जवाब दिया तो क़यामत तक तुम मेरे से इस बारे में सवाल करते रहो, तो मैं क़यामत तक तुम्हें जवाब देता रहूँगा, मेरे पास इतना इल्म मौजूद है। तो ये उनके इल्म की इंतहा है। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को खुशखत लिखना सिखाएं। खुशखत लिखने वाला कभी भी मुफलिसी का शिकार नहीं होता। रिज़्क़ के खजानों की 8 चाबियों में से अल्लाह ताला ने एक रिज़्क़ के खजाने की चाबी खुशखती बनाई है। तो ये इस बात के अंदर क्या हिकमत है, क्या दनाई है, ये वक्त गुजरता जाएगा, आपको वक्त के साथ इन बातों का पता चलेगा। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो इम्तिहान है ना वो CSS का इम्तिहान है, जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, SP, DSP ये पोस्टें TM वगैरह की जितनी ये पोस्टें हैं ना, उसमें CSS के इम्तिहान में हैंडराइटिंग की कितनी अहमियत है आप खुद अंदाज़ा लगाएं। कि मेरे पास रॉयल एजुकेटर अकेडमी के जो इंचार्ज हैं साहब फैसल साहब, इंग्लिश के बहुत बेहतरीन पूरे डिस्ट्रिक्ट वो है टीचर है साहब फैसल पढ़ाई साहब, वो राइटिंग सीखने के लिए आए। मैंने कहा यार सर जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आप इंग्लिश के इतने बेहतरीन टीचर हैं, मैं राइटिंग के काम साहब। उन्होंने कहा जी खालिद साहब आपके पास क्या हुनर है, आपको पता ही कोई नहीं है। CSS के इम्तिहान में हैंड राइटिंग को बहुत ज़्यादा बेटर करते हैं, डायरेक्टली पब्लिक को फेस करना होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब होती है ये वाली, पब्लिक को डायरेक्टली फेस करना होता है।